सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि कल यूपीएससी का नोटिफ़िकेशन आ चुका है और आप जो इस बार 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब आप बिल्कुल टाइम टेबल बना के अपना आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं अपना अनुभव बताऊँगा कि किस प्रकार हम प्री पे फ़ोकस कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के साथ मैं भी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, 2022 में मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट लेने वाला हूँ। तो इस समय ये बात है कि यार 4 महीने हमारे पास बचे हैं, तो हमें किस प्रकार अपनी एक स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए। हालाँकि सब जो 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, उसी हिसाब से वो चल रहे होंगे। मैं भी ये चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना मत। लेकिन मेरे अनुभव से आप कुछ जो चीज़ें सीख सकते हो, बिल्कुल उनको सीखना। जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेरी बुक एंड रिसोर्सेज़ वाली स्ट्रैटेजी क्या है और कौन-सी मैं टेस्ट सीरीज़ देने वाला हूँ। किस प्रकार मेरा एक तरीका होता है कि मैं अपना एक टाइम टेबल बनाऊँगा अगले 4 महीने के लिए। 4 महीनों में किस प्रकार मैं प्री को फ़ोकस करूँगा या साथ-साथ में कुछ मेंस के मेरे टॉपिक बचे हुए हैं, उनको भी फ़ोकस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इनको लाइक, शेयर ज़रूर करना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना, जहाँ पे मैं अपने फ्री नोट्स शेयर करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे, ठीक है? और यहाँ पे मेरा अनुभव है 3 बार आईसीएस इंटरव्यू देने का और 4 बार प्री पास करने का, ठीक है? बहुत सारे लोगों को चेक करना होता है कि सर आपने 3 बार इंटरव्यू दिया या नहीं दिया, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना। मैंने चारों मेंस की अपनी मार्कशीट शेयर कर रखी है, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आगे बढ़ते हैं चलिए। तो यहाँ पे जो 4 महीने की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो किस प्रकार रहेगी? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज़ की, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, सही रिसोर्सेज़ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इस समय मतलब ये है कि यार अब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट चीज़ों को हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपको ये पता है कि यार हमारे पास लगभग अभी 120 दिन है और 5 जून 2022 को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे एक्चुअल में क्या है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, या मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे यूपीएससी किताबें नहीं मिलती है, वहाँ से दूर रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे एक बुक स्टोर, ट्रस्टेबल बुक स्टोर के बारे में बता रहा हूँ। और जितने भी इस वीडियो में मैं किताबों के बारे में चर्चा करूँगा, चाहे एनसीईआरटी किताबें हो या कोचिंग नोट्स हो या विशेषकर इस समय प्री की टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए, वो भी मतलब पेड कोर्स नहीं चाहिए। आप आपको केवल मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए, कोई भी बड़ी कोचिंग हो, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको, है ना? और 2022 वाली चाहिए, लेटेस्ट आपको नोट्स चाहिए किसी भी कोचिंग के, है ना? प्रिंटेड क्लास नोट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ पे इनसे संपर्क करना, ठीक है? नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। ये यार स्क्रीनशॉट ले लो आप अपना, जैसे इस वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लो, ये नंबर आपके काम आएँगे। और ये राजेश जी जो है मेरे मित्र हैं, और यार कितनी सालों से मतलब मैं इनसे किताबें मँगवा रहा हूँ, बहुत ट्रस्टेबल है। बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ ये दिक्कत आती है कि यार जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज़ मँगाते हो या नोट्स मँगाते हो तो सही क्वालिटी उनकी नहीं आती, या आपके साथ हो सकता है फ्रॉड हो जाए, कई बार होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। कोई भी दिक्कत आए तो आप मतलब इन इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपने जो भी आपको बुक्स वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इनसे बात कर लेना, या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करना। कई बार फ़ोन बिज़ी आते हैं तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत मत मानना, दोबारा ट्राई करना, ठीक है? और कोई नोट्स से संबंधित या कोई प्रॉब्लम आपको है तो ही आप कमेंट करना। ऐसे नोट्स की जानकारी के लिए मेरे से बातचीत मत करना कि वो तो यही बता पाएँगे आपको, ठीक है? लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो जाए कि यार से आपने पैसे वहाँ पे दे दिए और आपके नोट्स नहीं आए हैं, उसमें देरी हो रही है, तो ऐसा कुछ हो तो मुझे इंस्टाग्राम या या आप यूट्यूब पे कमेंट कर देना, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, ठीक है? और आप मेरा नाम लोगे तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, यानी कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल के दोस्तों को हमेशा मैं चाहता हूँ कि अच्छे ट्रस्टेबल व्यक्ति के बारे में जानकारी दूँ और वहाँ से आपको डिस्काउंट भी मिले। तो आप बिल्कुल इनसे कॉन्टैक्ट करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएँगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार जैसे आप एग्ज़ाम इस बार दे रहे हो, तो आपने एक अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है, ठीक है? कि आपका एक टाइम टेबल है, आप कौन से नोट्स पढ़ने वाले हो, कौन-सी कोचिंग कर रहे हो, सब आपकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है ना। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी के बीच में मैं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी घुसाऊँ या आपको अपने ट्रैक से उतार दूँ। तो पहला पॉइंट इसलिए मैंने ये रखा है, मैं चाहता तो मतलब अपनी चीज़ें बता सकता था, लेकिन पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने ये क्यों रखा, आप जो कर रहे हो उस चीज़ पर बिलीव करो और वही आपको सफलता दिलाएगा। मैं हमेशा मानता हूँ कि 4 बार जैसे मेरा प्री निकला या मेंस बार-बार निकलता है, तो मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। सही बताऊँ कि मैं ज़्यादा किसी की नहीं सुनता हूँ। हाँ, चीज़ों को जानता हूँ कि टॉपर्स क्या सजेस्ट करते हैं, या यूट्यूब पर कोई अच्छी कोचिंग वाले क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छे नोट्स सजेस्ट कर रहे हैं। सुनता सबका हूँ, लेकिन अपनी एक स्ट्रैटेजी पर कायम रहता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ और उससे मुझे सफलताएँ मिलती हैं। तो मेरा भी पहला पॉइंट यही है कि आप जो भी कर रहे हो ना, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन मतलब बदलना मत अपनी स्ट्रैटेजी, चीज़ों को सीखना और आगे बढ़ना है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे होगा कि
जैसे क्या करना है आपको कि 5 साल का जो यूपीसी के पेपर है ना, ठीक है? चाहे आपका जीएस फेस्ट हो या सीसेट का पेपर हो, आपको उन क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करना है, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद अब जैसे प्री का आज से फ़ोकस होके पढ़ाई शुरू करना है। इतने दिन क्या हो रहा था, मेंस भी चल रहा था, आंसर राइटिंग भी चल रही थी। लेकिन जैसे अभी क्या है, थोड़ा-सा हमारा फ़ोकस किस तरफ हो जाएगा, धीरे-धीरे प्री की ओर हम बिल्कुल एकदम फ़ोकस कर देंगे। तो मैं भी आज इसका करूँगा कि 5 साल के पेपरों का रफ़ली एनालिसिस करूँगा और हो सकता है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा कि 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस से मैंने क्या कोर एरिया फाइंड किया है, जहाँ पर हम ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं कि यूपीसी के लगभग क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। उसके आस-पास से बनते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी, आप खुद करोगे ज़्यादा सीखोगे, ठीक है? 5 साल के पेपर उठाओ, तो इसमें देखोगे जैसे साइंस टेक में कैसे क्वेश्चन आए हैं, साइंस जनरल साइंस के कैसे क्वेश्चन आए, आर्ट एंड कल्चर के कैसे क्वेश्चन आए, पॉलिटी के किस सेक्शन से क्वेश्चन आए। वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से बुक एंड रिसोर्सेज़ आपको पढ़ने हैं। उस क्योंकि अपना जो हम करते हैं ना, वो ज़्यादा बेनिफिट देता है और कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आप अपना एक कोर एरिया मतलब फाइंड करो यूपीएससी का और वो पता लग लग जाता है कि आप रफ में ऐसे खुद करोगे ना 5 साल के पेपर निकाल के, जैसे 5 साल का आपने साइंस टेक का देखा तो एक सारणी बनाना कि किस-किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। अपने आप एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं हमेशा करता हूँ। जब भी मैं प्री की एग्ज़ाम बैठता हूँ प्री में, तो मैं ये चीज़ करता हूँ। जैसे आज मैं 1-2 दिन में करूँगा तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा मैं, ठीक है? और इसके अलावा यार आप मतलब चैनल का नोटिफ़िकेशन ऑन रखा करो, ठीक है? जो बेल आइकन है वो ऑन रखा करो क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि सर आपका वीडियो कब आया, हमें हमें पता नहीं चला, तो आप ये नोटिफ़िकेशन वगैरह ऑन रखा करो, ठीक है? आगे क्या चीज़ है कि हमें क्या करना है, रेगुलर रीड एंड रिवीजन ऑफ यूपीएससी के जो 27 ईयर के प्रीलिम्स के सोल्व पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो यार क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि 5-6 साल के पेपर देखते हैं वो। और मेरा ये मानना है कि यदि आपको प्री पे ज़्यादा फोकस करना है और आपको बिल्कुल ये नहीं रखना है, कोई रिस्क नहीं लेनी है, तो 27 ईयर के यानी 1995 से लेकर अब तक के जो पेपर आए हैं ना, उनको निकालो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि 7-8 क्वेश्चन का रिपीटेशन साफ-साफ देखा जाता है। हर साल ये देखा जाता है कि 95 से लेकर 8-10 तक भी मतलब रेंज रहती है और इसके अलावा क्वेश्चन की जो रेंज रहती है ना कि आस-पास वाले क्वेश्चन उनकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए आप एक अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी का मतलब प्रीलिम्स का सोल्व पेपर खरीदो। यदि आपको जानना है कि मैं कौन-सा फ़ॉलो करता हूँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगा। आप बिल्कुल देखना और वहाँ से ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है और चाहे आपके पास कोई भी हो, वैसे अभी जैसे आपके पास कोई भी एक है तो उसी को फ़ॉलो करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ वही नया वाला लो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आपके पास एक है किसी भी पब्लिकेशन का वो एक होना चाहिए, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि उसका सोल आंसर वगैरह अच्छे हैं, ठीक है, वो करना है। और लगातार यार जब मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? लाइक शेयर ज़रूर करते रहना इसमें, ठीक है? ये ध्यान दिलाना पड़ता है क्योंकि मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ लेकिन आप लोग भूल जाते हो अपनी ज़िम्मेदारी क्योंकि इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन आपसे चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि यार प्री के एग्ज़ाम है ना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि क्या करेंगे एनसीईआरटी किताबों को स्किप कर देंगे। उनको लगता है कि एनसीईआरटी किताबें तो बच्चे पढ़ते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफ़हमी हो जाती है। जैसे आजकल आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं छठी वाली एनसीईआरटी या 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, 8th की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बच्चों को ये लग रहा है ये क्या पढ़ रहे हैं कि इतनी बार प्री निकाला है, फिर भी 6 वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की। दोस्तों, मुझे तो हमेशा ये लगता है कि एनसीईआरटी किताबें मेरा प्री निकलवाती है। रियल बात बोल रहा हूँ कि बड़ी किताबें पढ़ने की बजाय आप छोटी जो हमारी छोटी क्लास की जो एनसीईआरटी किताबें हैं, उनको फ़ोकस करना। और यहाँ पे कौन-कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इंग्लिश, हिंदी मीडियम सबके लिए मैंने यहाँ पे बता दी है कि ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। और आज भी यही है और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट एक गलती और करते हैं कि वो किसी कोचिंग की पब्लिकेशन की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। नहीं यार, ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है क्योंकि साफ-साफ यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है बिटवीन द लाइन या साइड में जो बॉक्स, मैप, डायग्राम बने वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कौन-कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ठीक है? तो जैसे आप इंग्लिश मीडियम के हो, तो इंग्लिश मीडियम में एक ट्रेंड आजकल ये देखा गया है कि ओल्ड एनसीईआरटी और मिडाइवल वाली जो एंशिएंट और मिडाइवल वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी उसकी बजाय क्या करते हैं, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो, टॉपर सजेस्ट भी करते हैं, आप पढ़ सकते हो। लेकिन हिंदी मीडियम के साथ दिक्कत है कि यार हम इंग्लिश वाली ज़्यादा नहीं कर सकते और उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर इधर और मामला ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या पढ़ता हूँ हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ कि पुरानी वाली जो प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है, पुरानी वाली ये पढ़ूँगा, ठीक है? और न्यू एनसीईआरटी में इंग्लिश मीडियम के लिए सेम है, ठीक है? न्यू एनसीईआरटी 6, 7th, 8 और 12th, ठीक है? तो हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी आपको यही पढ़नी है ज़्यादा। बीच में जैसे मैंने ये 9, 10th और 11th स्किप की है, तो इनका वीडियो बनाया था मैंने कि नहीं पढ़नी है।
कोई मतलब नहीं है, विश्व इतिहास की प्री में विश्व इतिहास है नहीं। तो न्यू एनसीईआरटी कौन सी है? 6, 7, 8, 12 हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, सबके लिए है मतलब ये। और ये मैंने ऊपर बता दिया कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की पढ़ते हैं, ऑनलाइन आराम से डाउनलोड करना। और अभी मैंने नंबर दिए थे ऊपर राजेश जी के, सभी ये किताबें, कोई भी बुक तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की सब आपको वहाँ से मिल जाएगी, उनको कॉल करना, ठीक है। और आधुनिक भारत में जैसे मैंने यहाँ पे आधुनिक भारत वाली एनसीईआरटी स्किप कर दी, क्योंकि जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना तो यार मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं करने। हम चाहते तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं, जैसे मैं स्किप करूंगा जो आधुनिक भारत वाली एनसीईआरटी। लेकिन जैसे 2023-24 में जो एग्जाम दे रहा है वो पढ़ सकता है, लेकिन अभी 2022 में दे रहा है, तो मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम फिट ठीक है, तो हम उसको क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आधुनिक भारत में ये भी है कि 12th क्लास की भी आधुनिक भारत की एनसीईआरटी आ जाएगी, नई वाली जो एनसीईआरटी उसमें भी आधुनिक भारत का सेक्शन तो है, तो इसलिए यही रिसोर्सेज काफ़ी है। इसके अलावा फाइन आर्ट की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, है ना। तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी करना, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में, लेकिन 12th वाली जो है वो केवल इंग्लिश में, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ी सी दिक्कत करेगा, लेकिन कोशिश करो सीख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो जितना समझ सकते हो। और एक सीसीआरटी की साइट है, वहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, वहाँ पे 2-3 पीडीएफ फाइल है, शुरू में आप जब सीसीआरटी की साइट ओपन करोगे मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ सेक्शन आर्ट एंड कल्चर के इनमें कहीं नहीं मिले, जहाँ से आपको लगता है कि क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना, तो नितिन सिंघानिया बुक को रेफर कर सकते हो, लेकिन नितिन सिंघानिया पूरी मोटी किताब है, पूरी नहीं पढ़नी, केवल वो सेक्शन पढ़ो जो लगता है कि यूपीसी हर बार वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल रेफरेंस बुक के रूप में इस्तेमाल करो, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। मेरे पास भी पढ़ रखी है बुक, लेकिन मैं उनमें से कुछ सेलेक्टिव चैप्टर ही पढ़ने वाला हूँ, जहाँ से मुझे लगता है कि यूपीसी क्वेश्चन पूछता है बार बार। वो कैसे पता लगेगा? अभी अपनी बात की कोर एरिया फाइंड करने के बाद पता लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में यार मतलब 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th वाली में ये करना, जैसे 11th वाली दोनों एनसीईआरटी, वो तो मतलब आप उसको तो एक-एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। उसमें कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हो, बाकी 11th की दोनों एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 6 से लेकर 11 तक पूरी इंपॉर्टेंट है, मैं मानूँगा कि 6 से लेकर 11 तक पूरी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में जो इंडियन ज्योग्राफी है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें भी थोड़ा सिलेक्टिव हो जाना कि जो मिनरल्स है या इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ वो क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आ सकते हैं, या एग्रीकल्चर वाले टॉपिक अच्छे हैं उसमें, ठीक है। और 12th में एक ह्यूमन जो मानव भूगोल है वो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, करना चाहो तो, लेकिन आप देखना वही कि 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, तो उसको भी कर लेना कवर, ठीक है। इसके अलावा जो मुन्नाल सर के यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी के वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक आईआरएस मैम है जो यूपीसी में सिलेक्टेड है, उन्होंने वो वीडियो बनाए, बहुत अच्छे, अभी तक रिलेवेंट है यार। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती करेंगे, खुल्लर या माजिद हुसैन ये मोटी वाली बुक उठाएंगे, जिनसे उनका टाइम वेस्ट होने वाला है। यार मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, आज तक इन बुकों को मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने ज़्यादातर एनसीईआरटी किताबें या सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की है, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मोटी किताबें उठा लो यहाँ से, ना बिल्कुल नहीं। इसके अलावा मतलब यहाँ पे मैंने जानकारी दे दी कि यदि आपको मेरे अपने नोट्स चाहिए, मेरी टेस्ट कॉपी चाहिए, मैं डेली आंसर राइटिंग भी आजकल यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, आपने देखा होगा, उनके वीडियो मतलब नोट्स चाहिए आपको, तो क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का या तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लो, या टेलीग्राम में जाकर ये सर्च करो आप, स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, वो टेलीग्राम ज्वाइन करो। 42,000 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, मतलब आप भी ज्वाइन करो, कोई नुकसान नहीं, सब कुछ फ्री में है। मैं यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर जो भी मैं दे रहा हूँ आपको, सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पॉलिटी की है, तो पॉलिटी में तो एम लक्ष्मीकांत तो आप जानते हो कि वो तो है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। आजकल थोड़ा सा एक नया ट्रेंड देखा गया है, मैं थोड़ा सा इसमें रिसर्च करूंगा, कोर एरिया फाइंड करूंगा कि क्या हमें 6, 7 एंड 7, 8 जो एनसीईआरटी है, मतलब नई वाली एनसीईआरटी, उसमें से कुछ देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं अभी रिसर्च करूंगा, 2-4-5 दिन में तो वीडियो बनाऊंगा, तो आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में, आने वाले वक्त में बताता रहूंगा। आप ये देखना, आप खुद भी देखना थोड़ा सा कि आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड देखा गया है कि 11th-12th की एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। वैसे ना 12th की एनसीईआरटी जो है वो तो वैसे भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मेंस में है ऑलरेडी, कि एक तो आज़ादी के बाद भारत है, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक है एक, तो वो पढ़नी पड़ेगी, एक आईआर की बुक है, तो ये एनसीईआरटी तो वैसे भी मेंस के अंदर सिलेबस में है, तो पढ़नी है हमें। और 11th की एक संविधान की एनसीईआरटी वो भी पढ़ सकते हो आप, है ना। एक फिर थ्योरी वाली पार्ट है, तो उसको देखना कि उससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अभी नहीं बताऊंगा इस बारे में, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर बता दूंगा। लेकिन ये पढ़ सकते हो फिर, है ना, कि जो हमने 3 एनसीईआरटी की बात की 11th-12th की, वो तो पढ़ ही सकते हो आप, वो तो पढ़नी है, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेंस का भी उसमें साथ में करना है, तो ये बात है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है कि मुंडाल सर के न्यू न्यू वाले वीडियो देखने हैं आप यूट्यूब पे, तो नए वीडियो तो नहीं है, पुराने हैं। अब नए काम मिलेंगे तो सर्च आप करो, आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे बहुत सारे आप में से कमेंट करेंगे, सर आप मुंडाल सर के नए वीडियो को आप मुझे हमें लिंक दो। भाई साहब हम लिंक नहीं दे सकते, थोड़ी समझा करो इन चीज़ों को ना, क्योंकि हमने ऐसी, जैसे मैं आपको ये बताऊँगा कि यार मुंडाल सर के वीडियो आपको यहाँ मिल जाएँगे, वहाँ मिल जाएँगे, तो सीधा-सा हमारे ऊपर कॉपीराइट ठोकेंगे कि आप हमें बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो वैसे मेरे पास नहीं है एक्चुअल में, और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी दोस्त ने ले रखा हो कोई पेड सब्सक्रिप्शन, तो उन्हीं से हेल्प लेता हूँ मैं तो, ठीक है। आप भी अपने दोस्तों से हेल्प लीजिए, या मतलब कहीं सर्च कीजिए, आपको मिल जाता है।
मेरे पास ऐसे कोई लिंक नहीं है, मैं कभी इन चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देता कि मैं किसी कोचिंग के कॉपीराइट नोट्स को आपको बता दूंगा या किसी को कोचिंग के कॉपीराइट वाले वीडियो है उनको आपको शेयर कर दूंगा, ऐसा मेरे पास पॉसिबल नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है। और वैसे मुन्नाल सर फ्री में लेके आते हैं विन, जैसे विन सीरीज हर बार लेके आते हैं, इस बार भी 22 आएगी, कब आएगी? मुन्नाल सर के चैनल से आप जुड़े रहिए यूट्यूब पे, वो बताते हैं वहाँ पे कि मैं फ्री में वीडियो इकोनॉमिक सर्वे बजट के पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ से देख लेना। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें एक इंपॉर्टेंट है 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कभी भी आज तक मैंने आपको ये रमेश सिंह या मतलब और जो इकोनॉमिक्स की आती है, जो भी हिंदी मीडियम की बुक आती है, कभी सजेस्ट नहीं की है, ना करूँगा। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है उनका, मैंने तो नहीं पढ़ी इसलिए मैं सजेस्ट भी क्यों करूँगा। मेरे तो लगभग क्वेश्चन मोनाल सर की वीडियो से हो जाते हैं। मेंस के अंदर अलग चीज़ें होती है, लेकिन प्री में तो ये चीज़ है। यहाँ पे इनका बड़ा रोल है भाई, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का बड़ा रोल है। अब आपकी आपकी मर्जी है कि आप इनको ओरिजिनल पढ़ो। जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो जुनूनी व्यक्ति होते हैं, वो मतलब ओरिजिनल पढ़ते हैं, क्योंकि फ़ायदा मिलता ही है वहाँ से। और बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, डाटा बहुत ज़्यादा आते हैं, बल्कि होता है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई समरी देख लेना किसी कोचिंग की, या मुनाल सर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे, आपकी मर्जी, जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। दोनों ऑप्शन है, मैं भी दोनों ऑप्शन रखता हूँ कि कभी टाइम मिला तो कर लिया कवर, कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल पढ़ा जाए, बाकी नहीं हो पाएगा तो चलो मुनाल सर की वीडियो से ही भी कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, उनमें भी वो अपडेट करते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस और टेक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। एक चीज़ याद रखना ना कि यूपीएससी में यदि आपको प्री में सफलता लेनी है ना, दो तीन चीज़ें हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। वो है आपका साइंस, टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। ये आपका प्री निकालने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि यार ये ना, इनको कवर करना भी आसान होता है, इतनी ज़्यादा इनमें नोट्स और रिसोर्सेज भी नहीं है। अब यार हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते 1 महीना हो गया, मैं खुद हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, 1 महीना हो गया, अभी कवर भी नहीं हुआ है, और उससे क्वेश्चन भी आएंगे, कितने कितने बना पाएंगे, ये दिक्कत करता है मतलब। तो हमेशा याद रखना यार, अपनी एक चॉइस रखना कि किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो अभी में हमने बात की 2-3 चीज़ें हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालाँकि सिलेबस तो पूरा कवर करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, स्किप नहीं करना है। लेकिन जब फोकस की बात आती है, बार-बार रिवीजन की बात आती है, तो किन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा आउटपुट निकले, है ना? ठीक है। तो साइंस और टेक की बात करें तो एक जनरल साइंस है, जनरल साइंस बेसिक 9th-10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब 9th-10th की एनसीईआरटी में आप वो पढ़ने मत बैठ जाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। आप ये देखना कि 9th-10th की एनसीईआरटी में जनरल आइडिया कहाँ पे है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ़ के आंसर क्वेश्चन कहाँ पे बनते हैं ना। जैसे ये डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, सेल्स हो गए, आजकल बायोलॉजी वाले सेक्शन है ना, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो बायोलॉजी सेक्शन को देखना, और इसका भी कोर एरिया आप फाइंड करना, तो पता लग जाएगा। सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं, पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी, साइंस में ये गलती नहीं करनी है। नहीं तो क्या होगा, जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो साइंस की एनसीईआरटी खोल के पागल हो जाएंगे कि ये तो हमने कभी नहीं पढ़ी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कुछ नहीं करना है सर। ठीक है। प्रैक्टिकल स्टडी पर फोकस करना है। यूपीएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी बहुत लिबरल है इस मामले में कि जहाँ-जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है कि मानव विकास में कोई चीज़ फ़ायदेमंद पहुँचा रही है, तो वो चीज़ आपसे पूछेगा। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, अभी आप आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी पूछ लेगा। आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो तो 5G पूछ लेगा। ठीक है, ये मोबाइल में काफ़ी पूछता है। और जैसे आपके आस-पास एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब की कोई नया आया है तो उसमें वो पूछ लेगा। ठीक है? और ऊपर आसमान उठा के देखो, आसमान में स्पेस में क्या हो रहा है, तो यूपीएससी यूपीएससी क्या पूछता है, आपके आस-पास की चीज़ें पूछता है, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें पूछता है कि आस-पास, अच्छा अभी महामारी दौर चल रहा है, तो कोरोना के ऐसे क्वेश्चन आ जाएँगे, वैक्सीन के क्वेश्चन आ जाएँगे। ठीक है, डीआरडीओ भी क्या कर रहा है अपना, इस पे जैसे इसरो, मतलब इसमें स्पेस में क्या कर रहा है, तो प्रैक्टिकल चीज़ें। और एक चीज़ और है, नोबेल प्राइज़ की स्टडी 2-3 साल की ज़रूर देखना, वहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिकल स्टडी से आएँगे, क्योंकि नोबेल प्राइज़ उनको क्यों मिला है, ये नहीं पूछेंगे किसको मिला है, पूछेंगे ये जैसे क्रिस्पर केस का लास्ट टाइम डीएनए का ऐसा कुछ पूछा था प्रोटीन वाला, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, इनको आपने सही से किया तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है। काफ़ी लोग आप में से कुछ एक पूछते हैं कि यार इनके साइंस डे की कोई बुक है क्या? तो मैंने अभी बुक मँगवाई थी, एक रवि पी अग्रवाल बुक है ये। ठीक है। ये बुक रेफ़रेंस के लिए रखना, प ये अभी इसमें सजेशन दूँगा कि पूरी मत पढ़ना। वही टॉपिक पढ़ो जहाँ से आपको लगता है कि इस मेरे सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, इसका मुझे वहाँ से कुछ न कुछ बेसिक आइडिया जुटा लेता हूँ। एक बुक होनी चाहिए, क्योंकि साइंस और टेक की कोई अच्छी बुक एक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि लेना है, नहीं लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। आप किसी कोचिंग के नोट्स रेफ़र कर रहे हो, कोई बात नहीं। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी, साइंस और टेक में विजन के करंट अफेयर आप पढ़ोगे ना, करंट अफेयर पे एक और वीडियो अलग से बनाएँगे, लेकिन करंट अफेयर में ज़्यादा मत भटकना यार, ये गलती कर दोगे आप, है ना, कि फलाना-ढिकना कोचिंग का इतनी इस समय क्या होगा, बाज़ार में भर जाएगी चीज़ें करंट अफेयर की, वो ज़्यादा नहीं करना। करंट अफेयर में 2 चीज़ फ़ॉलो करना मात्र, एक न्यूज़पेपर डेली अभी पढ़ते रहना, छोड़ना मत, न्यूज़पेपर कभी मत छोड़ना। चाहे हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, दोनों में से एक पढ़ते रहना, ठीक है? अब हिंदी मीडियम वाले पूछेंगे, सर हम हिंदी मीडियम वाले एक न्यूज़पेपर जो अपना पढ़ रहे हैं वो पढ़ो, लेकिन एक न्यूज़पेपर इनमें से भी पढ़ो, ठीक है? तो ये बात हो गई। और करंट अफेयर की एक और लास्ट बस, मैगज़ीन या तो विज़न की मंथली जो पढ़ रहे हो वो रखो, या मंथली नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं है, तो पीटी 365 आएगी वो देख लेना। इसके अलावा कुछ भी नहीं करंट अफेयर में, बस यही रखना है। आपका इनमें से होना होगा या क्वेश्चन आने होंगे तो इनमें से आ जाएगा।
नहीं आना होगा तो किसी के नहीं आएगा, क्यों टेंशन लेते हो। साइंस टेक में एक और आता है कि संडे को द हिंदू में एक साइंस टेक पेज आता है, बहुत अच्छा आता है। उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें होती है कि जो देश दुनिया में घट रही है ना, उन प्रैक्टिकल चीज़ों पे चर्चा होती है। तो ऐसा भी कर सकते हो कि साइंस टेक का हिंदू आप संडे को पढ़ते हो, या हो सकता है कहीं कंपाइल मिल जाए, गूगल करना, या आपने ई पेपर ले रखा है। जैसे मैं द हिंदू का मैं ई पेपर लेके रखता हूँ, बहुत फ़ायदा मिलता है। 1 साल का मात्र 999 रुपए में मैंने एक ई पेपर लिया था। मतलब 1 महीने का खर्चा 90 रुपए, मात्र 90 रुपए में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर मिल रहा है। सुबह 4 बजे, 4-5 बजे आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? बहुत लोग फ्री भी देखते हैं इधर-उधर, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं ई-पेपर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेता हूँ, इसलिए मैं ई-पेपर ही रखता हूँ। ठीक है, मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं इस पर, तो आप देख लेना, आपकी मर्ज़ी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एनवायरनमेंट इकोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट है और ये रहेगा, इसका सदाबहार रहेगा। इसमें एग्रीकल्चर वाला भी शामिल कर लेना कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि जब से आईएफएस एग्जाम यूपीएससी के साथ जुड़ी है, मतलब आईएएस वाली एग्जाम के साथ, प्री के साथ जुड़ी है, तो इनका वेटेज बढ़ गया है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आइस पढ़ते हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले दृष्टि आइस की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि आइस वाली बुक भी ठीक है। और लेकिन बेसिक पढ़ाना है कि सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कौन-सी पढ़नी है? जैसे आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 11th वाली, तो उसके अंदर लास्ट 2 चैप्टर आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी के मिल जाएँगे, फोकस करना, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, नई वाली एनसीईआरटी, उसके 4 चैप्टर लास्ट वाले एनवायरनमेंट इकोलॉजी के, वहाँ से कवर बनेगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करनी है। जैसे आप 6th, 7th, 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, या साइंस की कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो 8, 9, 10th की, उसमें कोई एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इकोलॉजी का टॉपिक है, वो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स वहाँ से बना लिया आपने, ठीक है। बाद में जैसे 11th, 12th की एनसीईआरटी में आपको एनवायरनमेंट केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर मिल जाएँगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 चैप्टर 11th, 12th की एनसीईआरटी से है ना, वहाँ पे देख लेना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ज्योग्राफी के सेक्शन से। तो ऐसा करके इसमें कवर हो जाएगा। बाकी यार इसमें क्वेश्चन जो करंट बनेंगे, तो करंट क्वेश्चन तो विजन की जैसे मैगज़ीन है, या आप कोई पीटी 365 फॉलो करोगे, उसमें से आपका कवर हो जाएगा। बाकी कुछ-कुछ चैप्टर, जैसे कोई कई लोग बताते हैं कि इंडिया ईयर बुक में यदि आपको मिल जाए, जैसे इंडिया ईयर बुक पूरी तो नहीं पढ़नी होती, लेकिन कुछ-कुछ चैप्टर जैसे मोनाल सर भी उसमें सजेस्ट करते हैं, तो आप देख लेना कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इंडियन बुक अभी तो शायद आई नहीं है, आएगी तो देखेंगे उसपे। पढ़ते हैं, उसको लाके रखते हैं, हर बार मैं भी लाके रखता हूँ, लेकिन नहीं पढ़ी जाती, इतनी मोटी बुक है वो। लेकिन कुछ-कुछ चैप्टर उसमें से देख लेते हैं, जैसे 5-6 चैप्टर वाक़ई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें कोई साइंस टेक का चैप्टर है, या एग्रीकल्चर का चैप्टर है, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो वो भी देख लेना चाहिए, ठीक है? तो ये हमने चर्चा कर ली इस पर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एक अच्छी बात है, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं भी मँगवाता हूँ। राजेश जी से मँगवाता हूँ हर मंथली, जो भी नोट्स मैं कभी उनको बोलता हूँ, तो वो भेज देते हैं यार, बहुत अच्छी बात है। घर पे बैठे नोट्स मिल जाते हैं, और क्या चाहिए हमें। आगे करंट अफेयर में मैंने पहले कहा कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हिंदू न्यूज़पेपर मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और एक हिंदी का न्यूज़पेपर देखता हूँ कभी-कभी, जैसे दैनिक भास्कर देखता हूँ मैं, ठीक है। राजस्थान में रहता हूँ, तो ये दैनिक भास्कर ही मिलता है यहाँ पे। ये ठीक लगता है मुझे, इसके आर्टिकल भी ठीक-ठाक आते हैं कई बार। लोकल चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी खबरें मिल जाती हैं, तो अपडेट रहने के लिए। बाकी द हिंदू न्यूज़पेपर से बढ़िया मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगता, ठीक है। और विज़न की मंथली मैगज़ीन में अभी पढ़ूँगा, ये मतलब 10-12 महीने की, आप ये मान के चलो कि जनवरी 21 के बाद, हाँ, जनवरी 21 मतलब 15 महीने के में ये करंट अफ़ेयर कवर करना चाहिए। तो आपकी मर्ज़ी, पीटी 365 पढ़ोगे या विज़न मंथली पढ़ोगे, ठीक है। मैं विज़न मंथली को इसलिए प्रेफ़र कर रहा हूँ कि ये मेंस में भी काम आएगी, मेंस के भी नोट्स साथ में बना लूँगा इसमें। क्योंकि पीटी 365 में फिर केवल प्री का होगा, फिर मेंस के लिए दोबारा मेंस 365 पढ़ेंगे, अच्छा नहीं होता। स्ट्रैटेजी सही नहीं रहती, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक रहेगा। और देखेंगे बाद में, यदि समय कम रहा तो हो सकता है पीटी 365 को भी कर लें। तो ये दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड है, आप अपनी लेके चलो, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है, कि जैसे मॉक टेस्ट आप विजन और इनसाइट के देख सकते हो। और पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं, फालतू में 15-20 हज़ार रुपए क्यों लगाओ। ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा पड़े हैं तो लगा दो, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप पर डिपेंड करता है। बाकी अभी मैंने बताया ना कि राजेश जी ऊपर नंबर दिए हैं मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। इनको फ़ोन करना कि इनकी लेटेस्ट जो आ गई 2022 वाली, जितनी भी आ गई अभी भेज दो, भेज देंगे आपके पास, ठीक है। कोरियर करवा देंगे, 2-3 दिन में घर पे पहुँच जाएगी आपके, और क्या चाहिए। और इसके अलावा सीसेट पेपर की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसेट पेपर में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है फोबिया, डर। डर ही आपको एग्जाम से बाहर करता है, क्योंकि मैं तो खुद कितनी बार एग्जाम बैठा हूँ, तो मुझे भी डर डर लगता है वहाँ पे। सीसेट में डर विशेष कर लगता है, नंबर फिर मार्क्स भी कम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, फोबिया हटा लो, है ना। कैसे हटेगा? प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर देखो, निकाल के बार बार देखो कहाँ कहाँ कमी है। मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, समझ में नहीं आता, कोचिंग करो, कर लो कोचिंग। 1500-2000 रुपये या 5000 रुपये में सीसेट की आराम से कोचिंग उपलब्ध है। मैं तो ये सलाह देता हूँ, इसमें मैं किसी को नहीं कहता हूँ भाई सेल्फ स्टडी करो। दिक्कत है तो कोचिंग कर लो, मैंने भी की है, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ में देखा है। पहले 2 साल खूब खूब इसमें माथापच्ची की, नहीं इसमें या फिर कोचिंग की, तो उसके बाद सीसेट कभी नहीं रुका। तो मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी कोचिंग जॉइन करनी है, मैं किसी कोचिंग को प्रमोट वैसे नहीं करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखना जो भी है। और इसके अलावा इसमें यूट्यूब पे आपको यदि मैथ का कोई अच्छा टीचर मिलता है, सर्च करना, मिल जाएगा, कोई ना कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। लेकिन एक बात अभी बाकी है, इंपॉर्टेंट बात बाकी है कि टाइम टेबल किस हिसाब से रहना चाहिए। तो टाइम टेबल का मैंने खाली क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि सबका अपना-अपना टाइम टेबल होगा, क्योंकि इस समय जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो हो सकता है आप इस फरवरी माह में जैसे आपने स्टार्ट किया कि आप है ना, क्या करोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, साथ में एक दूसरा टॉपिक भी ले रखा है कि पॉलिटी के साथ आप हिस्ट्री भी निपटाओगे। ये हो सकता है ना तरीका। एक तो जीएस में आपका ये चल रहा है, ठीक है। साथ में हो सकता है आपने सीसेट भी शुरू कर दिया हो, या सीसेट की कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सीसेट अपना सेल्फ स्टडी आपने शुरू की तो वो कर सकते हो। फरवरी महीने में एक चीज़ और है कि जैसे मैं अपना, मेरा अभी मेंस का टॉपिक बाकी है कुछ, है ना, कुछ ऑप्शन सब्जेक्ट का भी बाकी है, तो मैं अभी फरवरी 15 मार्च तक मेंस का भी अपना निपटाऊँगा। तो ये भी अपनी सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है कि जैसे आपको लगता है कि मार्च तक आपको अभी मेंस का भी कुछ निपटाना है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ बाकी है, या मेंस के कुछ जीएस के बाकी कुछ भी बाकी है आपको जो करना है, तो कुछ आंसर राइटिंग भी आपको फरवरी में करनी है, करना यार। क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी मैं बार-बार ये बोलूँगा, इसलिए मैंने खाली छोड़ा, मैं अपनी चीज़ थोपना नहीं चाहता आप पे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट महीने जैसे जनवरी महीने मैंने कहा था ना कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे भी शेयर की थी, है ना? ठीक है। वहाँ पे अभी मैं जैसे 12th वाली पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसके नोट्स आपको शेयर कर दूँगा जल्दी, 2-5 दिनों में, 2-4-5 दिनों में, ठीक है। हिस्ट्री वाली साथ में मेरा अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चल रहा है, ठीक है। और ये चलेगा मतलब कुछ दिन तक, जब तक चलेगा, जब तक मन करेगा कि हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते रहना चाहिए, जितना कवर कर सकते हैं इसमें। ये टेंशन मत लेना कि यार आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इस समय 100% पूरा हो तो ही ठीक है। जैसे मेरा पूरा कवर नहीं करूँगा, मैं कुछ रखूँगा प्री के बाद में भी, क्योंकि प्री निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? तो ये चीज़ें आपकी आपके हिसाब से बनाना इनको। और साथ में ये कि यार आपको जैसे मॉक टेस्ट लग देना चाहिए कि जैसे आपकी मर्ज़ी है कि जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ ली या पॉलिटी पढ़ ली, सेक्शन वाइज़ भी मॉक टेस्ट आने लग गए मार्केट में, जैसे विज़न और इनसाइट के आप देख सकते हो, ठीक है? तो सेक्शन वाइज़ आप लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, अपनी एक टाइम टेबल बनाना, जब आपका मन करे कि मॉक टेस्ट सही देना है। बस उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यार मॉक टेस्ट दो ना तो प्रॉपर वे में देना। 2 घंटे बैठ के आराम से मॉक टेस्ट दिया, फिर 3-4 घंटे बैठ के उसका एक्सप्लेनेशन सही से निकालना, ठीक है? नहीं तो क्या करेंगे, गलती कहाँ पे होगी, आपने टेस्ट दिया, फेंक दिया, बस हो गया काम, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2-4 घंटे लगने दो उसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टेस्ट में 5-6 घंटे आपके जा रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप भी बोर होने लगे होंगे मुझे लगता है। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि और क्या समस्या है, उस पर हम वीडियो बनाएँगे आने वाले वक़्त में। ठीक है, धन्यवाद।